हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपके साथ हम जुड़ रहे हैं ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स के साथ। 2024 में इनका एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, चाहे आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं। तो आप इनसे जानेंगे इनका एडमिशन कैसे हुआ और इनका जो इंट्रोडक्शन से कहाँ से हैं, और अगर मान लेते हैं कहीं से हैं तो उनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कौन सा बोर्ड से इन्होंने 10th 12th किया, मतलब एडमिशन से लेकर अभी तक जो भी इनका ऑनेस्टी के रूप में आपको बताएंगे तो आप जान पाएंगे। तो पहले इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कहाँ से आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कौन सा बोर्ड से इन्होंने 10th और 12th किया है। तो अपना इंट्रोडक्शन से बताएं। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम कुंदन, मैं बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। 10th 12th आपने कहाँ से किया है? 10th और 12th मेरा स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड ही था। 10th में मैंने हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड यूज़ किया और 12th में भी बिहार बोर्ड ही था, लेकिन मीडियम इंग्लिश हो गया था उस टाइम तक। तो चलिए, इनका इंट्रोडक्शन से आपने जान लिया, ये बिहार से हैं और बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इनका जो 10th का बोर्ड है वो भी बिहार बोर्ड ही है और 12th का बोर्ड ही वो भी बिहार बोर्ड ही, बट मीडियम इंग्लिश था। हाँ, तो इनका इंट्रोडक्शन जान लिया। अब जानेंगे कि इनको हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में कैसे पता चला और CUT के बारे में कैसे पता चला। दो चीज़ आप बताएं, CUT के बारे में आपको कैसे पता चला और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला। CUET लास्ट 2 या 3 साल से शुरू हुआ है, तो ये काफ़ी नया पैटर्न है NTA की तरफ से। तो इसकी जानकारी मेरे को कुछ टीचरों ने और कुछ मेरे दोस्तों ने दिया था। उसके बाद जब मैं CUET का फॉर्म भरने लगा तो उस टाइम ही सारे एक प्रोसेस अभी ये स्टार्ट हुआ कि पहले ही एक प्रेफरेंस लिस्ट डाल दिया जाता है। तो उस प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में जाना और कुछ यहाँ के ऐसे पास आउट होने वाले लोगों से मैं मिला, अपने घर के आसपास एक दो से। तो उन्होंने मेरे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और जो भी चीज़ बताया वो बाकी में सच था। तो इनसे आप जान लिए कि इन्होंने CUT के बारे में कैसे जाना और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे जाना। तो अब इनसे जान लेते हैं कि जैसे इनका सब्जेक्ट ऑप्टोमेट्री है, तो ऑप्टोमेट्री में पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ऑप्टोमेट्री में क्या क्या मेरिट बनने का प्रोसेस है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, और जो इंग्लिश का पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको 50 नंबर लाना है। और जैसे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, क्वालिफाइंग के रूप में 2 पेपर और हैं, या तो मैथमेटिक्स चूज कर लें या बायोलॉजी चूज कर लें। पर जैसे पहले बहुत था कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के बेसिस पे मेरिट बनता था। अगर साइट पे जाएंगे तो वही आपको मिलेगा ना। हाँ, साइट पे वही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लेकिन उसमें NTA डिसाइड करता कि कोर पेपर के बाद एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री को ही क्राइटेरिया मान के वो मेरिट बनाया है। हाँ, तो अगर आप नए बच्चे हैं तो बिल्कुल आप NTA पे भरोसा अभी ना करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देख लें। और आपको कुछ ये चीज़ क्राइटेरिया हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ अप एंड डाउन हो जाए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्राइटेरिया में उतार चढ़ाव कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ NTA के साइड की तरफ से होता रहता है। हाँ, तो जैसा इन्होंने भी बताया कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़ना चाहते तो वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। NTA की वेबसाइट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मेरिट बनेगा ऑप्टोमेट्री से 2024 में रूल यही था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा, और जो क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होगा बायो और मैथमेटिक्स में दोनों में से कोई एक पेपर चूज कर ले तो पास हो जाएंगे। यानी कि क्वालिफाइंग के पेपर के रूप में आपको 50 नंबर ही लाना, चाहे इंग्लिश वाले यानी लैंग्वेज वाले पेपर हो, चाहे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाला पेपर हो, दोनों में आपको 50 नंबर ही लाना है। तो अब इनसे जान लेते हैं कि पहले जान लेते हैं कि इनका कितना मार्क्स था। अगर आप टोटल बताना चाहते हैं टोटल बता सकते हैं। बाकी इस साल ऑप्टोमेट्री का कट ऑफ काफ़ी लो रहा, तो मेरा स्कोर 236 था टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और इंग्लिश का मेरा अप्रॉक्स 95 के अप्रॉक्स मेरा था। मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन 90 to 100 के बीच में मेरा इंग्लिश का पेपर था। तो इनसे जान लिया। तो 96 जो भी हो मान लें, 50 मार्क्स ही लाना था, उसका मार्क्स का कुछ वैल्यू है नहीं। 50 मार्क्स ले आएंगे तो आप पास कर जाएंगे। तो इनको याद भी नहीं है, 90 के आसपास होगा, बट 50 क्रॉस है। तो 236 बताया आपने टोटल। हाँ, तो इनका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 236 यानी 236 मार्क्स है। तो रैंक कितना आया था, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रैंक? यहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो रैंक कार्ड निकला था उसमें 2 तरह का था, एक जनरल एक OBC कैटेगरी का। तो मेरा दोनों में आया था। तो अगर जनरल में मेरा 56 और OBC कैटेगरी में मेरा 40 रैंक था, लेकिन मेरा एडमिशन जनरल में हो नहीं पाया, मेरा OBC में हो पाया।
तो इनसे आपने जान लिया कि इनका कितना रैंक था, जनरल रैंक कितना था और कैटेगरी रैंक कितना था। जैसे आप एक बात और बता देना चाहते हैं कि टोटल सीट 28 सीट्स है। यस। टोटल 28 सीट्स से अभी भी कुछ लोग, 1-2 लोग छोड़ दिए हैं शायद हाँ, ऑप्टोमेट्री अभी में। भी 3-4 सीट खाली हाँ, हो तो गई अभी भी 3-4 सीट्स खाली, जैसा मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि ऑप्टोमेट्री में सीट्स फुल नहीं होते हैं, बाद में कुछ बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो काउंसलिंग अटेंड करना, सारे लोगों को एक बोलना चाहूँगी, काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें। ऑफलाइन काउंसलिंग में कई बार ऐसा होता है कि 400 बच्चे का लिस्ट है और 40 सीट है, तो फिर भी बच्चे उसमें से 30 ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीज़ का आने वालों को ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने बता दिया कि काउंसलिंग आप ज़रूर अटेंड करें, काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। जिससे कि एडमिशन्स के पहले इनको भी लग रहा होगा कि मेरा एडमिशन्स होगा नहीं होगा, कि मेरा 236 मार्क्स ही हैं, तो रैंक भी दूर है, 28 सीट्स ही हैं। तो काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आपका एडमिशन्स लगभग हो ही जाता है। तो आप इनसे जान लेते हैं कि मतलब आपने तैयारी कैसे किया था, और कोई कोचिंग्स वगैरह लिया था, यूट्यूब चैनल्स वगैरह, या जो भी हो खुद से पढ़ा था, बताएँ आप। मैंने क्लास 12th के लिए अपना लोकल ही इंस्टीट्यूट ट्राई किया था और उसी के 12 मेरा लोकल से था और उसके बाद मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया। कुछ यूट्यूब पर टॉपिक वाइज मैंने देखा, तो उसी से मेरा मेनली तैयारी हुआ था CUET के लिए। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। फिर PYQ सेशन अटेंड किए, वही मेरा प्रिपरेशन के लिए था। मोस्टली 12th कोचिंग का और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी, उसके बाद फिर टॉपिक क्लियर करने के लिए यूट्यूब। तो एक चीज़ और बताएंगे, इनसे आपने जान लिया कि इन्होंने कैसे तैयारी की, अब थोड़ा डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं 1 मिनट में। तो आप ये बता दें कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ। तो आप ये बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मेरिट तो 2 ही चीज़ से बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मात्र 2 चीज़ बता दें आपकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा किस किस पोर्सन में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होता है। फिजिक्स पोर्शन के लिए सबसे पहले लास्ट पोर्शन को बहुत सारे लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स, वो मॉडर्न फिजिक्स और आगे का यूनिट डायमेंशन बहुत बड़ा एक रोल रखता है। और मोस्टली यूनिट डायमेंशन है 11th का चैप्टर, लेकिन इसका हर जगह यूज है, 12th में भी। तो 12th का सबसे पहले तो मॉडर्न फिजिक्स क्लियर रखें और इधर मैग्नेटिज्म का पोर्शन को भी पकड़ के रखें, क्योंकि ये 2 पोर्शन से है कि डायरेक्ट मार्किंग आता है। तो फिजिक्स में ये चीज़ ध्यान रखें। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो डायरेक्ट प्रॉफिट देता है। इस ईयर से इनऑर्गेनिक का पोर्शन कुछ कमा है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक में ज़्यादा चैप्टर हैं, तो ऑर्गेनिक को छोड़ना नहीं है। स्पेशली छोटे छोटे रिएक्शन, छोटे छोटे फार्मूले, ये सब बहुत एक मार्किंग डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज़ों से बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है अभी, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस तो इन्होंने बता दिया कि आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना और किस पोर्शन को थोड़ा कम ध्यान देना। तो अब जान लेते हैं कि एडमिशन्स इनका तो हो चुका है, और एडमिशन्स के बाद इनको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ईमानदारी से आप बताएंगे, ऑनेस्टी के साथ, हॉस्टल से लेके कैंपस से लेके सब कुछ आप बताएं। मेरा एडमिशन 21 सितंबर को हुआ था और मैं उस टाइम फुल्ली प्रिपेयर होकर नहीं आया था, तो मैं फिर मैं घर गया, फिर 28 को आया। उसके बाद पहले यहाँ मैं आया तो सबसे पहले बहुत सारा ये जो पेड़ पौधे हैं, पूरा कैंपस ग्रीन है, तो बहुत मेरे को एक नेचुरलिटी फील हुआ। हर जगह पेड़ पौधे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आने के बाद सारे प्रोफेसर लोग से मिला, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अपने लेवल को स्टूडेंट को, अगर कोई स्टूडेंट चाह लेगा कि मेरे को कुछ करना, तो वो बहुत ऊपर कर पाएगा, जैसा यहाँ माहौल है। और सारा कैंपस में सारे लोग फ्रेंडली हैं, वो सीनियर हो, सीनियर से टॉकिंग का स्टाइल हो, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा फील होगा कि मैं लोनली हूँ। बहुत सारे एक्टिविटी है कैंपस में, बहुत सारे डाइवर्सिटी हम लोग को मिला, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे स्टेट के हैं, तो बहुत सारा लैंग्वेज मिला, बहुत सारा स्टेट का स्टूडेंट से टॉक करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। और प्रोफेसर लोग भी बहुत सारे स्टेट के हैं, तो उन लोगों के साथ बात करके भी एक ऐसा फील होता है कि हम लोग उस जगह पर हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत तरह का चीज़ सीखने को भी मिला। और कुछ लोग हमसे सीख रहे हैं, तो कुछ हमें भी सिखा रहे हैं। तो ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, जस्ट लाइक फ्रेंडली, वो सीनियर हो या जूनियर हो। कैंपस में रैगिंग भी नहीं है, तो उस सेंस में हम लोग को एक और बेनिफिट मिला कि हम लोग सारे लोग से घुल मिल सकते हैं, सारे जगह जा सकते हैं।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैंपस 10 में आउट ऑफ 10 क्लियर है। बस हम लोग को खुद पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन कैंपस में किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग गलत भी कर पाते हैं, तो उस चीज़ पर हम लोग को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए यही। और ओवरऑल कैंपस बहुत अच्छा है। तो इनसे आपने जान लिया कि जो भी इनको अच्छा लगा बुरा लगा वो बताएं। एक बात लास्ट में बताया वो सही बात है कि यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है। पॉलिटिक्स में आप घुलेंगे तो घुलते रह जाएंगे, आप प्रेम मोहब्बत में घूमेंगे तो घुलते रह जाएंगे, मतलब कोई लिमिटेशंस यहाँ नहीं है। आप खुद पे कंट्रोल करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि आप थोड़ा मेस पे बता दें ऑनेस्टी के साथ, मेस का खाना क्वालिटी मेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ एक लोकेलिटी का बात हो जाता है। जैसे जिस स्टेट में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ फूड सर्विंग के लिए वहाँ के ही लोग होंगे, तो अगर हम लोग अपना होम स्टेट को छोड़कर किसी अनदर स्टेट में जाते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है वो है फूड का, वाटर का और इन्वायरमेंट का। फूड वाटर में अडॉप्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट और वाटर में अडॉप्ट हो जाता है, लेकिन फूड एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अलग लगता है। जैसे हम लोग बिहार से हैं, यहाँ हम लोग आए तो टमाटर, इमली और कड़ी पत्ता यहाँ कुछ ज़्यादा है, तो हम लोग के लिए बहुत नया है, लेकिन टाइम टू टाइम हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। कुछ ऐसा भी चीज़ है इधर का, जैसे इडली, डोसा और उत्थपम, बहुत सारे ऐसे नए नए डिश हैं जो हम लोग को यहाँ देखने को मिला। तो हो सकता है बहुत लोगों को ख़राब भी लगे, बहुत लोगों को अच्छा भी लगे। हम लोग यहाँ कुछ लोगों को है कि खट्टा, तो हम लोग को कुछ लोगों को खट्टा खाने का शौक़ है, तो लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि मेस की तरफ से हम लोग को दोनों फैसिलिटी दिया जाता है। जो इधर के लोग हैं उसके लिए दाल अलग, हम लोग के लिए दाल अलग, तो वो हम लोग के लिए बेनिफिट होता है। एरिया चेंज होने पर कुछ खाना में इशू आता है, और मेस जहाँ पर भी हो कुछ न कुछ तो अपने होम स्टेट से डिफरेंस ही मिलेगा, तो वो उसमें धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम बहुत इशू होता है कि फूड ऐसा है वैसा है, लेकिन घर ऐसा वाइब बहुत डिफरेंट है। मेस का फूड थोड़ा डिफरेंट, उतना भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, तो इनसे आपने जान लिया मेस के बारे में कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, वैसा भी इतना भी ख़राब नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। चेंज होने पर तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाती है, स्टार्टिंग में होती है पर धीरे धीरे आदत बन जाएगा। तो इनसे जान लिया जो भी इनको अच्छा लगा बुरा लगा, ओवरऑल सब कुछ इन्होंने बता दिया। और ये अब जब भी एडमिशन्स आप लेंगे ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में, तो आपके कुंदन सीनियर्स होंगे, एडमिशन्स के बाद इनसे मिल सकते हैं। और जब एडमिशन्स ले लेंगे आपको तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल ही जाएगा आपको किसी तरह, क्योंकि आपके सीनियर्स होंगे। एक छोटी सी बात और, कोई भी ये सोच कर ना आए कि कॉलेज में मतलब 12th और कॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोगों को लगता है कि 12th में हम लोग सिर्फ 2 ही किताब पढ़ते हैं, 5-6 पेपर होता है एग्ज़ाम में, यहाँ हम लोग को 8-9 पेपर हो जाते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में, मतलब ये चीज़ सोच कर रखें कि हम लोग 12th से बैचलर में जा रहे हैं, तो हम लोग का लेवल अब बढ़ने वाला है। तो पहले से ही तैयार हो जाएं कि कुछ ना कुछ हम लोग को अब ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ आकर इतना पेपर है, ये सब चीज़ माइंड में आएगा। लेकिन थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक 11th एक 12th 5-6 पेपर होता है, यहाँ हम लोग को 7-8 पेपर हो रहे हैं। तो एक चीज़ हम लोग को दिमाग में सोच लेना चाहिए कि हम लोग बैचलर में जा रहे हैं, तो सब कुछ में एक नेक्स्ट लेवल का हम लोग को होगा। तो इन्होंने जो बोलना था आपको सच में बताया, ऐसा ही होता। आप थोड़ा ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर का कर आए, वैसा बना कर आए, ऐसा ना 12th का सोच कर आए और यहाँ आकर आप फ्रस्ट्रेट फील करने लगे। थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा बना कर आए अपने आप में। तो जैसा मैंने आपको बोल रहा था कि आपके सीनियर्स होंगे कुंदन, आपके एडमिशन्स के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इनसे बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने क्लियर कर दिया वीडियो में कि यहाँ कोई रैगिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। आप फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, भाई की तरह रह सकते हैं, भैया की तरह रह सकते हैं, परिवार की तरह रह सकते हैं। तो आपके सीनियर्स होंगे, बिल्कुल एडमिशन्स जैसा ही हो इनसे मिलें, और इनके साथ जो भी प्रॉब्लम हो क्लास से लेकर कैंपस से लेकर प्रोफेसर से लेकर असाइनमेंट एग्जाम जो भी हो, इनसे सब बता देंगे आपको। तो और आप कुछ बोलना है जूनियर्स के लिए आपको? नहीं, तो इन्होंने सब आएंगे तो मिल लेंगे डायरेक्ट, बोलना हाँ, तो जूनियर्स बोल रहे हैं, जूनियर्स आएंगे तो मैं उनसे डायरेक्ट मिल लूँगा। और बिल्कुल आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही एडमिशन्स के बाद आप आते हैं तो आपको सब कुछ नया नया लगता है। तो आपको जो यहाँ रह रहे हैं उनसे आप जान लेना बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।